हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सौरमंडल। सौरमंडल में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया था, हमने मरक्यूरी के बारे में पढ़ लिया था, बुध ग्रह के बारे में पढ़ लिया था। बहुत सारे अंतरिक्ष प्रोग्राम्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि सूर्य पे कौन कौन से अंतरिक्ष प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बुध के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में और मंगल ग्रह के बारे में। सर पृथ्वी, अरे पृथ्वी को अभी हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कि भाई क्वेश्चन पृथ्वी से आएंगे ना ज़्यादा, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पृथ्वी को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं आज शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह। मंगल ग्रह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मंगल ग्रह पे जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शुक्र ग्रह भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे मुझसे कि सर परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, जिसको रेवोल्यूशन बोला जाता है और रोटेशन बोला जाता है, उनके बारे में बता दीजिए। सर वो कौन सा ग्रह कौन सी तरफ गति करता है, ये वाले भी बारे में बता दीजिए। तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो आप लोगों को पता है, हमारा जो सूर्य है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, मतलब कि सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? टोटल 8 ग्रह जो हैं सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। अब ये जो ग्रह हैं सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, वो क्या करते हैं? एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। कितने ग्रह? टोटल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं, जिसमें से क्या है, 6 ग्रह, 6 जो प्लेनेट है वो सूर्य की चक्कर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाते हैं। अब आप लोगों को दिशा का ज्ञान तो होगा ही सही, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये एक सिंबल बनाइए प्लस का, जिसमें पूर्व दिशा इधर की साइड होती है, इधर वेस्ट साइड होती है, नॉर्थ होती है और साउथ होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा ऐसी होती है। तो 8 ग्रहों में से 6 ग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम दिशा की ओर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाते हैं। तो जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाएंगे, तो वहां सूर्योदय कब होगा? वहां पे सूर्योदय होगा पूर्व दिशा से। किस दिशा से होगा? पूर्व दिशा से। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा कैसे लगाते हैं? पूर्व से पश्चिम लगाते हैं। क्या करते हैं वो? 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा कैसे लगाते हैं? पूर्व से पश्चिम लगाते हैं। सर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम लगाते हैं? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कितने ग्रह हैं? 2 ग्रह हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में गिनिए। पहला ग्रह, वही आ गया दूसरा ग्रह। ठीक है, और अगर पीछे से भी हम देखें तो पहला ग्रह और ये आ गया दूसरा ग्रह। ठीक है, तो आगे और पीछे के साइड से अगर जो दूसरे ग्रह आते हैं, दूसरे नंबर के जो ग्रह आते हैं, वो सूर्य की परिक्रमा क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। आप लोगों को पता है कौन कौन से ग्रह आते हैं? एक तो शुक्र ग्रह आते हैं जिसको हम वीनस कहते हैं, और एक अरुण ग्रह आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेनस कहते हैं। तो कौन कौन से ग्रह सूर्य की परिक्रमा विपरीत क्रम में लगाता है? कौन से ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगाता है? तो वो है वीनस मतलब कि शुक्र, या फिर यूरेनस मतलब कि अरुण। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होता है? तो इन दोनों ग्रहों में से एक का नाम ले देंगे। मान लो उन्होंने बोल दिया है, चारों ग्रह उठा दिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो आप लोगों का आंसर होगा शुक्र ग्रह, आपका आंसर होगा, आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को कि कौन से ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा से होता है? कौन से ग्रह पे? शुक्र ग्रह पे और अरुण ग्रह पे, जिसको हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। चलो अब हम पढ़ लेते हैं परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा है परिक्रमण गति, यहाँ पे हमने परिभ्रमण गति के बारे में लिखा है। परिक्रमण को इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं और परिभ्रमण को रोटेशन मोशन के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोगों को पता है जब हम मंदिर जाते थे, पता नहीं आप लोग अब जाते हैं कि नहीं, जाना चाहिए। तो हम मंदिर जाते थे तो हम क्या करते थे कि भगवान की परिक्रमा करते थे।
सब पंडित जी भी हमसे कहते थे भगवान की परिक्रमा कर लो, हमारे फादर भी हमसे कहते थे कि भगवान की परिक्रमा कर लो। तो हम क्या करते थे, भगवान के आसपास घूम जाते थे। उसी तरह से ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, ग्रह है। सूर्य सौर मंडल के एक केंद्र में स्थित है। वो सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते रहते हैं। किस पाथ में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पाथ में लगाते हैं, इलिप्टिकल पाथ में लगाते हैं। और ये जानकारी हमें किसने दी थी, केपलर के द्वारा ये जानकारी दे दी गई थी। तो सूर्य इन ग्रहों का भगवान है। तो ये सूर्य की एक साथ से परिक्रमा करते रहते हैं, मतलब एक निश्चित मार्ग में परिक्रमा करते रहते हैं। तो उसे कहा जाता है परिक्रमण गति। जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसे कहा जाता है परिक्रमण गति या रेवोल्यूशन मोशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई ग्रह एक सूर्य की एक पूरी परिक्रमा पूरी कर लेता है, मतलब कि सूर्य के आसपास 360 डिग्री तक वो घूम जाता है, तो उसका एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है। तो इसका एक और नाम क्या हो गया, इसलिए इसका एक नाम हो गया वार्षिक गति। क्या कहा जाता है इसको, वार्षिक गति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वार्षिक गति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो किस गति को वार्षिक गति कहते हैं, तो परिक्रमण गति को या रेवोल्यूशन मोशन को क्या कहते हैं, वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है 365 दिन, लगभग 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो 365 दिनों का क्या हो गया, पृथ्वी पे एक साल हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अन्य अलग अलग जो ग्रह हैं उनके साल अलग अलग होते हैं। जो सूर्य के सबसे करीब होगा उसका साल छोटा होगा, जो सूर्य के बहुत ज़्यादा दूर होगा उसका साल क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि बुध ग्रह के बारे में हमने देखा था कि उसका एक साल पृथ्वी के मात्र 88 दिनों के बराबर होता है, क्योंकि वो सूर्य की परिक्रमा बहुत जल्दी पूरी कर लेता है, क्योंकि वो सूर्य के बहुत ज़्यादा करीब स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिक्रमण गति मतलब कि सूर्य के आसपास घूमने वाली गति क्या कहलाती है, परिक्रमण गति कहलाती है। परिभ्रमण गति या रोटेशन मोशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने बचपन में कभी लट्टू घुमाया है? एक ऐसा होता था गोला जिसमें एक लोहे की चोंच होती थी, कील लगी होती थी, उसमें हम ऐसे डोरी बांधते थे, उसको ऐसा फेंकते थे, तब वो घूमने लगता था। ठीक है, वो जब हमें घूमने लगता था तो वो क्या करता था, अपने ही स्थान पे एक जगह घूमता रहता था। ठीक है, अपने ही स्थान पे एक जगह घूमते रहता था। या फिर एक और एग्जांपल ले लो कि हमारा जो फैन होता है वो क्या करता है, ऊपर लगा होता है और अपने स्थान पे एक जगह घूमता रहता है। तो वो कौन सी गति करता है, वो रोटेशन करता है, रोटेशन मोशन करता है या परिभ्रमण गति करता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ग्रह होते हैं सूर्य के आसपास चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सेस पे, अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। कितना घूम जाते हैं, पूरा घूम जाते हैं। ठीक है, सूर्य के आसपास चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूम जाते हैं, तो उसी गति को बोला जाता है परिभ्रमण गति। अच्छा, परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं, दिन रात होते हैं। ठीक है, कौन सी गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होते हैं। इसलिए इस गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। दिन रात होते हैं दैनिक गति के नाम से इसलिए जाना जाता है। कौन सी गति, दैनिक गति के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से, दैनिक गति। जिसके कारण पूरा वर्ष होता है उसको वार्षिक गति कहते हैं, जिसके कारण एक दिन होता है उसको कितना कहते हैं, उसको दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे पूरे 24 घंटों में घूम लेती। कितने घंटों में, 24 घंटों में घूम लेती है। तो पृथ्वी का एक दिन कितने घंटों का हो जाता है, 24 घंटों का हो जाता है। उसी तरह से जितने भी ग्रह होते हैं सबकी अपनी अपनी दैनिक गति होती है। जैसे कि बृहस्पति ग्रह के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो बृहस्पति जो है अपने अक्ष पे मात्र पृथ्वी के 10 घंटों के बराबर में घूम लेता है। जबकि बृहस्पति बहुत बड़ा है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड रखता है वो परिभ्रमण गति में। ठीक है, तो अपने अक्ष पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से घूमने वाला ग्रह कौन सा कहलाता है, बृहस्पति कहलाता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे स्लो जो घूमता है शुक्र ग्रह घूमता है अपनी अक्ष पे। वो मात्र इतना स्लो घूमता है कि उसको अपने एक अक्ष पे घूमने में 225 दिनों का समय लग जाता है। कितने दिनों का समय लग जाता है, 225 दिनों का समय लग जाता है। तो अपने एक्सेस पे वो इतना स्लो घूमता है, कोई इतना तेज़ी से घूमता है। हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटों में अपने एक्सेस पे घूम जाती है, तो उसका एक दिन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अंतर समझ में आया परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति के बारे में।
आप लोगों को अब कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ना, फिर उसके बाद हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ना, वीनस के बारे में पढ़ना। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इसका स्थान आता है दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर पर स्थित है। मतलब कि पहले सूर्य, फिर कौन सा आता है, मर्क्यूरी आता है जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं, फिर दूसरे नंबर पे आता है शुक्र ग्रह जिसको हम क्या बोलते हैं, वीनस कहते हैं। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इसका स्थान कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो दोस्तों यहाँ सूर्य की एक परिक्रमा मतलब कि चक्कर, सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 225 दिनों में। और ये 225 दिन क्या है, पृथ्वी के दिनों से इसकी तुलना की जा रही है कि पृथ्वी के जब 225 दिन हो जाएंगे, 220 डेज हो जाएंगे, 225 डेज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, शुक्र जो है, वीनस जो है, सूर्य की एक परिक्रमा कर लेगा। तो सूर्य की एक परिक्रमा करने में शुक्र ग्रह को कितने दिनों का समय लगता है, 225 दिनों का समय लगता है। इससे क्या पता चला हमें कि शुक्र ग्रह का जो एक साल होता है वो कितने दिनों का होता है, 225 दिनों के बराबर होता है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में एक जानकारी आप लोगों को और याद होना चाहिए कि जो ये होता है ना, शुक्र ग्रह अपने अक्ष पे भी घूमता है ना, सभी ग्रह अपने अपने अक्ष पे घूमते हैं, कोई तेज घूमता है, कोई धीरे घूमता है। तो शुक्र ग्रह जो है, वीनस प्लेनेट जो है, अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे बिल्कुल धीरे धीरे घूमता है। सबसे ज़्यादा धीरे घूमने वाला ग्रह कहलाता है, कौन कहलाता है, वीनस कहलाता है। इसका एक दिन पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है। हाँ दोस्तों, इसका एक दिन पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है, और इसका एक साल भी पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है। इससे क्या पता चला कि इसका एक दिन इसके एक साल के बराबर होता है। क्या होता है, इसका एक दिन इसके एक साल के बराबर होता है। यह क्वेश्चन आया है दोस्तों एग्जाम में कि किस ग्रह का एक दिन उसके एक साल के बराबर होता है, तो कौन सा ग्रह है वो, वीनस है, शुक्र ग्रह होता है जिसका एक दिन उसके एक साल के बराबर होता है। तो ये सूर्य की जो परिक्रमा है जिसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, वो कितने दिनों में पूरी करता है, 225 दिनों में पूरी करता है। तथा अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन जो होता है, मतलब कि रोटेशन, अपने अक्ष पर कितने दिनों में करता है, 225 दिनों में पूरा कर लेता है दोस्तों। चलो अगला आता है, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले समझा है कि सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। बाकी सारे जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसको मैं डबल नहीं समझाने वाला है ना। ठीक है, तो अगली बात ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगली बात पढ़ लेते हैं, यह पृथ्वी के सबसे करीब स्थित है। इस बात को समझिए दोस्तों, इसकी एक विशेषता है, यह पूछा जाता है, या भी पृथ्वी की एक विशेषता बोल सकते हैं। जैसे कि ये है हमारा सूर्य, क्या है, ये हमारा सूर्य है। इसके पास में कौन सा ग्रह स्थित है, जिसको हम बोलते हैं बुध ग्रह या फिर मर्क्यूरी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, अगला ग्रह आता है जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह, जिसको हम वीनस कहते हैं। क्या बोलते हैं, वीनस कहते हैं। और जो अगला वाला जो ग्रह आता है उसको बोलते हैं हम अर्थ, जो कि हमारी पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य, इसके बाद कौन सा, मर्क्यूरी आएगा, बुध ग्रह आएगा, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह आएगा जिसको हम वीनस कहते हैं। अगला आता है अर्थ, मतलब कि हमारी पृथ्वी। और इसके बाद जो ग्रह आता है उसका नाम है मंगल, जिसको हम मार्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित ग्रह कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब या तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा होगा, मंगल होगा, मार्स होगा, या फिर पृथ्वी के सबसे करीब कौन होगा, वीनस होगा, या जिसको हम शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह कौन सा है, वीनस है। क्या है, वीनस है पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब का स्थित ग्रह है। अच्छा, इसमें दो बातें और जानने लायक है कि जो अर्थ का जो मतलब पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, वो मास होता है, लगभग उसी के बराबर वीनस का भी मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान में भी क्या है, लगभग समान होते हैं लगभग। ठीक है, अच्छा एक और बात क्या है कि जो पृथ्वी का जितना आकार होता है ना, उसके बराबर, लगभग बराबर उसका आकार होता है वीनस का।
अब आकार में भी लगभग समान है, मास में भी लगभग समान है और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे। किसे? वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है, या फिर इसको सिस्टर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर आता है आपसे कि बताइए पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब सिस्टर क्यों कहा? भैया धरती तो हमारी माता है ना, हम माँ मानते हैं धरती को, तो इसलिए हमने इसको जुड़वा बहन कहा, भाई नहीं कहा। सिस्टर प्लेनेट के नाम से पूछा था। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि अर्थ का सिस्टर प्लेनेट क्या है, तो बताइए कौन है? वीनस है। या फिर हमसे पूछ लेते हैं जुड़वा बहन कौन सी है अर्थ की, तो कौन है? वीनस या शुक्र ग्रह जुड़वा बहन है। क्यों है? क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। और क्यों है? इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास है, वो भी लगभग पृथ्वी के समान है। चलो अगली बात पे आते हैं। यह हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया पृथ्वी के सबसे करीब स्थित है। अगला सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा है? वीनस है, शुक्र ग्रह है। अब जो पृथ्वी जो होती है ना, उससे बड़ा ही चमकीला दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा पृथ्वी से चमकीला कौन सी चीज़ दिखाई देती है? सूर्य दिखाई देता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? चंद्रमा हमें दिखाई देता है पृथ्वी से। लेकिन अगर पूछा जाए कि पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला अंतरिक्ष में क्या दिखाई देता है, तो वो क्या दिखाई देता है? शुक्र ग्रह दिखाई देता है। सर हमने तो देखा ही नहीं शुक्र ग्रह, हमें तो दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों ये बिल्कुल स्टार की तरह दिखाई देता है, एक तारे के समान हमें दिखाई देता है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये शुक्र ग्रह है, ये तारा? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। अगर आप इसको सांझ के समय, इवनिंग के टाइम पे आप देखोगे, तो आपको ये पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है। और अगर आप इसको सुबह के समय, सुबह 5 बजे उठो, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सुबह 5 बजे उठो और आसमान में देखो, पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट डायरेक्शन में देखो, तो आपको एक चमकीला सा तारा दिखाई देगा, बहुत बड़ा सा तारा दिखाई देगा। तो वो होता है शुक्र ग्रह। अब सुबह के समय भी दिखाई दे रहा है, शाम के समय भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इवनिंग में किस दिशा में दिखाई देता है? सांझ के समय किस दिशा में दिखाई देता है? पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है। और मॉर्निंग में किस दिशा में दिखाई देता है? मॉर्निंग में किस दिशा में दिखाई देता है? पूर्व डायरेक्शन में दिखाई देता है, मतलब पूर्व दिशा में दिखाई देता है। अभी आपको कैसे याद रखें कि जब मॉर्निंग होती है तो सूर्य कौन सी दिशा से उगता है? पूरब से उगता है ना। इस तरह से आप लोग उसको याद रख सकते हैं। चलो ये हो गया। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, और इसको क्या बोल लेते हैं? भोर का तारा भी किसको कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से इसको जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा समझने वाला पॉइंट। आप लोग सोच रहे होंगे सर सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कैसे कहला सकता है? सौर मंडल पे तो सबसे पहले तो सूर्य के करीब कौन आता है? बुध ग्रह आता है, मरकरी आता है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह ये कैसे कहलाएगा? दोस्तों मैंने आप लोगों को जब बुध ग्रह पढ़ाया था, मरकरी पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो बुध ग्रह होता है उस पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ की जो रातें हैं बर्फीली हो जाती है और दिन का तापमान बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाता है। अच्छा, अब शुक्र ग्रह में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहलाता है? सबसे पहली विशेषता कि ये सूर्य के बहुत करीब स्थित है। दूसरी विशेषता, इस शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 95% कितना? 95% या 95% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? CO2 गैस पाई जाती है। CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस मतलब कि गर्मी को बढ़ाने का कार्य करती है ये गैस। क्या करती है? गर्मी को बढ़ाने का कार्य करती है ना। दोस्तों इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। हमारी जो पृथ्वी है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.04% जो होती है ये हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, मात्र इतने से, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान गर्मियों के दिनों में लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसमें हम हाहाकार मच जाता है हमारे यहाँ पे। तो क्या होता है कि ये क्या करती है, जो ये गैस होती है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश, मान लो ये सतह है, ठीक है, ये सतह है, ये हो गया सूर्य। तो ये गैस क्या करती है, जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है ना,
वो पृथ्वी पे टिकता नहीं है, वो किसी भी सतह से टकरा के वापस से अंतरिक्ष में चले जाता है, पुनः परावर्तित होके या इसको परावर्तित होके क्या कर लेता है, कहाँ चले जाता है, ये वापस अंतरिक्ष में चले जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे पाई जाती है, इस प्रकाश का कुछ हिस्सा अपने अंदर समाहित कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, मतलब कि पूरा प्रकाश ये अंतरिक्ष में वापस नहीं लौट पाता। कुछ प्रकाश पृथ्वी पे, मतलब कि उसकी कुछ एनर्जी जो होती है, उसकी कुछ हीट जो होती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म रहता है और उसके कारण जीवन संभव हो पाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती ना पृथ्वी पे, तो यहाँ पे भी जीवन संभव नहीं हो पाता। तो सोचिए 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे पाई जाती है, पृथ्वी पे पाई जाती है, तो इतनी गर्मी होती है। तो सोचिए शुक्र ग्रह पर 95% जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसके कारण वहाँ की गर्मी कितनी होगी, तो वहाँ की गर्मी के हालत 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाते हैं। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक गर्म हो जाने के कारण क्या होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इतना गर्म है तो क्या यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना, उबल जाएंगे आलू की तरह, ठीक है, छिलके निकलने लगेंगे। चलो, इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। प्राकृतिक रूप से जो सैटेलाइट होते हैं इसका कोई नहीं है। मैंने एक बुध ग्रह के बारे में बताया था, बुध ग्रह का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, मरकुरी का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, उसी तरह से वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो दो ग्रह ब्रह्मांड में, सौर मंडल में दो ग्रह ऐसे होते हैं जिनका भी कोई भी सैटेलाइट नहीं होता, कोई भी उपग्रह नहीं होता। तो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं, एक तो बुध है और दूसरा है शुक्र, मर्क्यूरी है, वीनस है। चलो, अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, शुक्र ग्रह के बारे में और अधिक जानना चाहा, और अधिक जानने के लिए क्या किया, ये सब जानकारी हमें कैसे पता चली, हमने क्या किया, वहाँ पे कृत्रिम उपग्रह भेजे, सैटेलाइट भेजे, तो उसके बारे में हमें पता चला। तो एक स्पेस क्राफ्ट हमने भेजा था, नासा के द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम था मेगलन। क्या नाम था उसका, मेगलन नाम का एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था, अंतरिक्ष यान भेजा था, जिसके द्वारा हमें इन सब बातों का पता चला। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैगलन को किस ग्रह पर प्रक्षेपित किया गया या लॉन्च किया गया था। तो किस ग्रह पे किया गया था, वीनस पे किया था, शुक्र ग्रह पे किया गया था। 1989 में 1989 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों, इतनी सारी जानकारी आपको बस इसमें जानना है। इसके अलावा शुक्र ग्रह के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, मतलब सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो शुक्र ग्रह होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, शुक्र ग्रह होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। वीनस ग्रह को कहा जाता है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता। कौन कौन का नहीं होता, बुध का नहीं होता और शुक्र का नहीं होता। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। इसका एक दिन इसके एक साल के बराबर होता है। दोस्तों, कितना होता है, एक दिन इसका एक साल के बराबर होता है। और ये सूर्य की जो परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेता है, T225 डेज के अंतर्गत कर लेता है। ठीक है, कितने दिन में, 225 दिन में ये पूरा कर लेता है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, हम पृथ्वी को स्किप कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हमें बहुत सारी बातें पढ़नी, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हम पृथ्वी को क्या करते थे, छोड़ देते, अगले ग्रह पे छलांग लगा लेते डायरेक्ट। तो अगला ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह। ठीक है, तो अभी मैं मंगल ग्रह के बारे में कुछ आपको बता दूंगा। मंगल ग्रह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल ग्रह पे जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। ठीक है, इसलिए मंगल ग्रह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतरिक्ष उपग्रह, मतलब कि कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं मंगल ग्रह के लिए, क्योंकि वहाँ की जानकारी हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पढ़ लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है जिससे यह लगता है कि मंगल ग्रह पे जीवन संभव हो सकता है। तो पृथ्वी का एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं लोग कि पृथ्वी जब रहने लायक नहीं रह जाएगी, पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, पृथ्वी पर जब बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, तो इंसान रहेगा कहाँ पे, तो मंगल ग्रह पे जाके रहेगा। तो मंगल ग्रह पे ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हमें प्राप्त हुई है जहाँ पर उससे रहा जा सकता है।
मतलब कि वहाँ पे जीवन संभव हो पाता है। तो स्टार्ट करते हैं मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, फिर हम क्या करेंगे अंतरिक्ष प्रोग्रामों के बारे में भी मंगल ग्रह के पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मंगल ग्रह जो होता है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है मंगल ग्रह। सूर्य से अगर दूरी बढ़ाएंगे हम तो सबसे पहले आता है बुध ग्रह, दूसरा आता है शुक्र ग्रह, तीसरा आता है पृथ्वी और चौथे नंबर पे कौन आता है? मंगल ग्रह आता है दोस्तों। मंगल ग्रह आता है चौथे नंबर पर। अगर हम साइज के अनुसार देखें तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा आता है? मंगल ग्रह आता है। पहला कौन सा आता है? मर्क्यूरी आता है, बुध ग्रह आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? मार्स आता है या मंगल ग्रह आता है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? इसकी परिक्रमण गति क्या होती है? मैं परिक्रमण आप लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। सूर्य के आसपास घूमने का कार्य, इसका रेवोल्यूशन जो होता है कितने दिनों का होता है? 687 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है। मतलब कि इसका एक साल पृथ्वी के 687 डेज के बराबर होता है। इसका एक साल कितने दिनों के बराबर होता है? 687 डेज के बराबर होता है, 687 दिनों के बराबर होता है दोस्तों। अच्छा, इसका परिभ्रमण गति कितनी होती है? इसकी परिभ्रमण गति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके जीवन संभव होने के कारण, इसको पृथ्वी के समान दर्शाने के कारण इसकी परिभ्रमण गति के बारे में हमेशा बताया जाता है। तो इसकी जो परिभ्रमण गति होती है, इसको जो रोटेशन मोशन होता है, इसका दैनिक गति जो होती है कितनी होती है? 24 घंटे के बराबर होती है दोस्तों। लेकिन पृथ्वी की भी कितनी होती है? 24 घंटे होती है। तो पृथ्वी के लगभग समान बताया जाता है इसकी परिभ्रमण गति को भी। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? पृथ्वी से आधा होता है। मतलब कि मैंने बताया था आप लोगों को पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, लेकिन जो मंगल ग्रह होता है वो 7वें नंबर पे आता है साइज के हिसाब से। अगर बड़े से छोटे के हिसाब से देखा तो 8 तो पूरे ग्रह हैं जिसमें 7वें नंबर पे आता है। तो इसका आकार जो है पृथ्वी से लगभग आधा है, मतलब कि पृथ्वी का लगभग हाफ है। कितना है? हाफ है। ठीक है, इसको लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। अब इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? जैसे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को? अंतरिक्ष पे देखने पर, अंतरिक्ष जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमें वो नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी नीली दिखाई देती है। तो इस पे ऐसा क्या पाया जाता है सर कि ये लाल हमें दिखाई देता है? तो इस पे एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड जो होती है उसके कारण क्या होता है? इसकी सत्ता जो होती जाती है लाल हो जाती है। सर आयरन ऑक्साइड के कारण कैसे हो जाती है लाल? अरे जब आयरन जब ऑक्साइड से क्रिया करता है तो उसमें जंग लग जाती है। और आपको पता है जंग का कलर कैसा होता है? जंग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं ना जंग को, है ना। जंग का कलर कैसा होता है? लाल होता है, जिसके कारण इसकी पूरी मिट्टी लाल हो चुकी है। ठीक है, तो इसको लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आता है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसी को कहते हैं लाल ग्रह? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अच्छा, इसके उपग्रह के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 2 उपग्रह पाए जाते हैं। कितने उपग्रह पाए जाते हैं? इसके 2 सैटेलाइट पाए जाते हैं जो कि प्राकृतिक हैं। ठीक है, इसका एक सैटेलाइट का नाम है फेबोस। क्या नाम है इसके? एक सैटेलाइट का नाम फेबोस है। होता था दूसरे जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? डिमोस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। फेबोस जो होता है या फोबोस जो होता है किस ग्रह का उपग्रह है? और अगर पूछा जाता है डीमोस जो होता है किस ग्रह का उपग्रह है, तो वो किसके हैं? मंगल ग्रह के या मार्स प्लेनेट के सैटेलाइट हैं। ठीक है, इसके बारे में एक और बात याद रखना, डीमोस के बारे में एक बात और याद रखना, ये जितना पूरे सौरमंडल है, जितने भी उपग्रह पाए जाते हैं ना सौरमंडल में, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा उपग्रह है? सबसे छोटा है साइज में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, उसका नाम है डीमोस। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपग्रह डीमोस कौन से ग्रह का है, तो क्या है? वो मंगल ग्रह का है, मार्स प्लेनेट का है ना दोस्तों। 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डीमोस नाम के 2 उपग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, इस पे बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं दोस्तों। मंगल ग्रह पे बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी पे भी बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन नाम किसका चलता है? माउंट एवरेस्ट का चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो सबसे ऊंचा पर्वत है पृथ्वी का। ठीक है, उसी तरह से मंगल ग्रह पे भी बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन इसका एक सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है इसके पर्वत का? निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों ये मंगल ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ही सही,
लेकिन ये सौर मंडल का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। सोलर सिस्टम जो है उसका भी सबसे ऊंचा माउंटेन है निक्स ओलंपिया। ठीक है दोस्तों, सोलर सिस्टम में पृथ्वी भी आती है, तो पृथ्वी से भी मतलब पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन उससे भी ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। वो पता है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है ये। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, मतलब कि 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन ये माउंट एवरेस्ट से क्या होता है? 3 गुना ऊंचा है, मतलब 8 16 8 24 25 26 किलोमीटर ऊंचा है। तो सोच लिए सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है। अच्छा, इस पे बहुत सारे ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी वोल्केनो जिनको हम बोलते हैं। तो ज्वालामुखी जो वोल्केनो होते हैं वो मंगल ग्रह पे भी बहुत सारे पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से क्या होता है, एक सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है ओलिपस मेसी। क्या नाम है उसका? ओलिपस मेसी नाम का एक ज्वालामुखी पाया जाता है, जो कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। मतलब कि पृथ्वी पर भी इतने बड़े ज्वालामुखी नहीं पाए जाते जितना कि ये है। तो ओलिपस मेसी सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है। निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है। और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंची है। अच्छा, इसका अक्षीय झुकाव कितना होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोग। तो मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है वो लगभग पृथ्वी के समान 25 डिग्री पे झुका हुआ है। पृथ्वी, मैंने बताया था आप लोगों को, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश कभी सीधा पड़ता है पृथ्वी पे और कभी तिरछा पड़ता है। उसी के कारण क्या होता है? पृथ्वी पे भी ऋतु परिवर्तन होते हैं, सीजन चेंज होते रहते हैं। अब ये भी अपने अक्ष पे क्या हुआ? ऐसे सीधा होना चाहिए था इसको, लेकिन अपने अक्ष पे क्या हुआ? ऐसे झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी वाली स्थिति इसके साथ भी बनती है। अब इसके साथ पृथ्वी वाली स्थिति बनती है तो इसमें भी ऋतु परिवर्तन होने की संभावनाएं होती है, या फिर इस पर भी ऋतु परिवर्तन या सीजन चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे भी गर्मियाँ आती हैं, यहाँ पे भी सर्दियाँ आती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है अपने अक्षीय झुकाव के कारण। कितना झुका है अपने अक्ष पे? लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है, जो कि पृथ्वी के लगभग समान है। तो दोस्तों, इसमें पृथ्वी जैसी बहुत सारी समानताएं पाई जाती है मंगल ग्रह पे। कैसी समानताएं? सबसे पहली समानता इसको देख लेते हैं कि अब इसका अक्षीय झुकाव कितना है? लगभग पृथ्वी के बराबर है। एक कारण, जिसके कारण क्या होता है? इसमें ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होते रहते हैं। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? इसकी जो परिभ्रमण गति है, मतलब कि इसका एक दिन जो होता है लगभग पृथ्वी के समान ही होता है, 24 घंटे में पूरा हो जाता है। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण, इसको सूर्य का प्रकाश जो होता है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। तो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की भी इसमें कमी नहीं है, क्योंकि इसका एक साल कितने दिन में होता है? 687 दिन। सूर्य के प्रकाश की भी इसमें कमी नहीं, क्योंकि ज़्यादा दूरी पे स्थित नहीं है सूर्य के। ठीक है, तो 3 कारण जो होते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और पृथ्वी के वैज्ञानिकों द्वारा, मतलब हम मानवों के द्वारा, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा, दूसरे देशों के वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया? इस पे स्पेस क्राफ्ट भेजे गए, अंतरिक्ष में कुछ सैटेलाइट भेजे गए इस मंगल ग्रह पे, जिससे हमें पता चला कि मंगल ग्रह पे बर्फ़ पाई जाती है दोस्तों। बर्फ़ पाई जाती है। अब क्या क्या जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, हवा और पानी। मतलब कि भोजन चाहिए हमें, हवा चाहिए हमें और पानी चाहिए। तो भैया इस पे एक अच्छा वायुमंडल भी पाया जाता है, इसमें एक सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो वायुमंडल की प्रॉब्लम खत्म हो गई। हवा वायुमंडल से हमें प्राप्त हो जाएगी। खाने की व्यवस्था हमें करनी है, तो पृथ्वी पे से खाना इस पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे पेड़ पौधे उगाने लग जाएंगे अगर वायुमंडल अच्छे से पाया जाता है। पानी की खोज करने लग गए हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानव निवास करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इतनी ज़्यादा खोज हो रही है इसके बारे में कि इसमें बहुत सारे अंतरिक्ष प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं दोस्तों। नासा ने तो यह तक कह दिया कि 2050 तक, मतलब कि अगले 25 वर्षों तक हम इस पे बस्तियां बसा देंगे, गांव बसा देंगे दोस्तों। इतनी ज़्यादा संभावनाएं नासा ने यहाँ पे प्रकट कर दी है। तो उन सभी संभावनाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उन अंतरिक्ष प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि मंगल ग्रह से संबंधित है और मंगल ग्रह के लिए चलाए जा रहे हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मंगल ग्रह पे चलाए जाने वाले अंतरिक्ष प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना। मतलब कि स्पेस प्रोग्राम जो होते हैं किसी भी देश के द्वारा दूसरे ग्रह के लिए चलाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ लेते हैं कि कौन से प्रोग्राम किस देश के द्वारा चलाए जा रहे हैं और इनसे क्या होता है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोगों से कि बताइए कौन सा मिशन किस ग्रह के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला अपॉर्चुनिटी मिशन किस ग्रह के लिए चलाया जा रहा है, तो किसके लिए चलाया जा रहा है, मंगल ग्रह के लिए चलाया जा रहा है। होप मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो यूएई के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके लिए चलाया जा रहा है, तो मंगल ग्रह पे जाने के लिए चलाया जा रहा है। चाइना के द्वारा कौन सा मिशन चलाया जा रहा है मंगल ग्रह पे, तो इन सब के बारे में हम लोगों से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे भारत देश के इसरो द्वारा, मतलब कि जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा मंगल ग्रह पर चलाए गए एक अंतरिक्ष प्रोग्राम जिसका नाम था मोम। क्या नाम था उसका, मोम नाम था। उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में जितने भी अंतरिक्ष से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं उनका संचालन कौन करता है, इसरो करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। ये सब मैं पहले वाले लेक्चरों में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो आप जानिए बस मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, उनके बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भारत का मंगल मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। तो इस सबसे पहले क्वेश्चन आता है मन में कि सर इस मंगल मिशन का नाम क्या था। इसका नाम रखा गया था मोम। क्या नाम रखा गया था, मोम। ये बाद में इसको मंगलयान के नाम से भी जाना गया है। मोम इसका नाम रखा गया था, जिसका पूरा फुल फॉर्म था मार्स ऑर्बिट मिशन। क्या नाम था, मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से इसको जाना गया था। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में किसी भी चीज़ को याद रखते हैं। ठीक है, तो मार्स ऑर्बिट मिशन इसका पूरा नाम था और इसका शॉर्ट फॉर्म था मोम। इसको बाद में मंगलयान भी कहा गया। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अक्षय कुमार विद्या बालन वाली जो एक मूवी बनी है, वो इसी स्पेस क्राफ्ट के ऊपर बनी है, इसी मिशन के ऊपर बनाई गई है, जिसको हमने उसमें बोला गया था मिशन मंगल के नाम से बनी है वो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये एक और माइंड में आता है कि सर इसको लॉन्च कब किया गया था। तो जब इसको लॉन्च किया गया, कब किया गया, 5 नवंबर 2013 को। कब इसको लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च कर दिया गया था। अच्छा, अभी 2013 को लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं है कि लॉन्च किया तो अगले दिन ये पहुंच जाएगा मंगल ग्रह पे। नहीं, करोड़ों किलोमीटर्स की जो दूरी होती है उसको पार करना होता है इसको। तो ये क्या करता है, बहुत समय लगा देता है। उस स्थिति को भी देखना पड़ता है कि कब मंगल ग्रह पृथ्वी के बिल्कुल पास में आ रहा है। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए पृथ्वी के बहुत सारे चक्कर लगाता रहता है। फिर पता चला कि मंगल ग्रह पास में आने वाला, तो ये क्या होता है, फिर इसको वापस से एक्टिव किया जाता है और उसको मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया। उसी तरह से इनका प्रक्षेपण किया जाता है। तो ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन ये पहुंचा कब, 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा, मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया, मंगल ग्रह की ऑर्बिट में जाके पहुंच गया। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि मंगलयान या फिर मोम जो था, मार्स ऑर्बिट मिशन था जो कि इसरो के द्वारा चलाया गया था, उसको कब लॉन्च किया गया, 5 नवंबर 2013 को उसको लॉन्च किया गया। कब वो मंगल ग्रह की ऑर्बिट में पहुंच गया, उसकी कक्षा में पहुंच गया, तो 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। अब इसको लॉन्च करने के लिए एक स्थान होगा, एक जगह का उन्होंने बताया होगा कि यहाँ से लॉन्च किया गया था। तो उसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये श्री हरिकोटा नामक एक टापू पे स्थित है, एक द्वीप पे स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे एक छोटा सा टापू है, उस पे यह स्थित है। तो यहाँ से सारे के सारे क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि सर मुख्यालय तो बेंगलुरु में है और इसको लॉन्च इतनी दूर जाके किया जाता है कि भैया यहाँ से क्यों लॉन्च नहीं करते। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण क्या होगा कि ऐसे स्थान को चुना जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्यों चुना जाता है इसे, क्योंकि अगर इस स्पेस क्राफ्ट को या फिर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया
और मान लो इसमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होता है कि ये नीचे गिर जाता है, तो इतना भारी होता है कि अगर ये नीचे गिर जाता है और इतना ज़्यादा इसमें फ्यूल होता है, ईंधन होता है कि बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है, जिसके कारण इसको क्या किया जाता है, ऐसे स्थान से लॉन्च किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो। ठीक है, पहला कारण हो गया। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? समुद्र में स्थित है। समुद्र में स्थित एक छोटा सा टापू है जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश के हिस्से में आता है श्रीहरिकोटा, लेकिन सीमा पे दोनों के है भले, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लेकिन हिस्से में किसके आता है? आंध्र प्रदेश के हिस्से में आता है। दूसरा कारण ये है कि इसको हमेशा, मतलब जैसे कि आपको पता है पृथ्वी हमेशा किस डायरेक्शन में घूम रही है? वेस्ट से लेके ईस्ट के डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है पृथ्वी। अब आप लोगों को पता है जब हम किसी नदी में नाव चलाते हैं तो अगर नदी का बहाव इधर की साइड है, ठीक है, या वेस्ट से ईस्ट की साइड है नदी का बहाव, तो अगर नदी के बहाव के साथ हम नाव चलाएंगे तो हमारी नाव की स्पीड ज़्यादा रहेगी। और अगर हम नदी के बहाव के विपरीत नाव चलाएंगे तो हमारी जो नाव की स्पीड होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, आधे से भी कम हो जाएगी। उसी तरह से जब पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। उसी तरह से जो ये स्पेस क्राफ्ट होते हैं इनको क्या किया जाता है? वेस्ट से ईस्ट की ओर इनको लॉन्च किया जाता है, जिससे क्या होता है, इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, फ्यूल कम ख़त्म होता है, और अगर फ्यूल कम यूज़ होगा तो क्या होगा, उस स्पेस क्राफ्ट को, उस अंतरिक्ष यान को बहुत ज़्यादा दूरी तक भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि सारे अंतरिक्ष यान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 2017 में इसरो के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया था जिसमें 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए गए थे। कैसे लॉन्च किए थे? 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए गए थे। किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इतने सारे उपग्रह, इतने सारे सैटेलाइट एक साथ कभी भी लॉन्च नहीं किए गए। और ये 104 अंतरिक्ष उपग्रह किसके थे? जिसमें से 3 तो क्या थे? इंडिया के थे, और बाकी अन्य देशों के भी थे। अन्य देशों में क्या, रूस के भी इसमें पता है सैटेलाइट थे, इसमें अमेरिका के भी सैटेलाइट थे, इजराइल के सैटेलाइट थे, जापान के सैटेलाइट थे। मतलब कि इतने बड़े बड़े देशों ने अपने सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए इसरो को चुना, इसरो को दिया कि इसरो भाई साहब आप हमारे सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि इसरो है ना बहुत सस्ते में सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। अब इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है तो इसरो को फ़ायदा ही होगा ना, तो उसने क्या दाम थोड़े कम कर दिए, तो उन्होंने क्या बोले हमारे सैटेलाइट भी आप ही लॉन्च कर दीजिए। तो ये रिकॉर्ड है, अभी तक 104 सैटेलाइट एक साथ किसी ने भी लॉन्च नहीं किया। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम टॉपिक से नहीं भटकते, तो आप लोगों को समझ में आ गया श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च किया जाता है। चलो, कहाँ से लॉन्च किया गया था मंगलयान को, या फिर मॉम को लॉन्च कहाँ से किया गया था? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित एक समुद्र में स्थित एक टापू है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था? देखो, किसी भी स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक क्या किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जाता है, तो उसका अलग अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसका नाम था PSLV C-25। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म होता है PSL, मतलब इसमें बोला है ध्रुवी, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम है इसका? पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके द्वारा कौन से नंबर का था? 25वें नंबर का था, 25 नंबर दिया था उसको। तो इसके द्वारा क्या गया था, अंतरिक्ष यान जो कि मंगलयान था, उसको क्या किया था? लॉन्च किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलो, अब हम क्या करते हैं कि कुछ देशों, जो कि अन्य जो देश हैं, उनके द्वारा भी मंगल ग्रह पे कुछ क्या किए जा रहे हैं, अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। तो जैसे कि नासा हो गया, UAE हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इन लोगों के द्वारा भी क्या है, बहुत सारे अंतरिक्ष यान मंगल पे भेजे गए। मंगल पे क्यों भेजे जा रहे हैं? क्योंकि मंगल पे जीवन की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पे सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष यान भेजे जा रहे हैं दोस्तों। सब देश चाहता है कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए ना कोई सा, कि भाई अगर अमेरिका पहले पहुंच गया तो उसने बोल देगा, वो तो अमेरिका तो बोल देगा कि भाई मैंने खोजा है, मैंने जीवन की तलाश की, ये सारा प्लैनेट ही मेरा है। उसी तरह इसलिए क्या कर रहे हैं, सभी देश
इस ग्रह पे क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि काश इस पे जीवन संभव हो जाए, वो हम भी हमारे मानव इस पे भेज सकें, हम भी हमारा अधिकार बता सके कि हमने भी इस पे खोज की है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं नासा के द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रोग्राम जो कि मंगल ग्रह पे है। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम नासा के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं मंगल मिशन उनके बारे में पढ़ना। दोस्तों इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। बस इसमें आप लोगों की एक सुविधा है कि आप लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम नासा के द्वारा जो मंगल ग्रह पे जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ना। सबसे पहली बात, मार्स ओडिसी उपग्रह, मतलब कि मार्स ओडिसी एक नाम का एक सैटेलाइट है। ठीक है, ये जब नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, इस सैटेलाइट के द्वारा क्या पता चला कि भैया मंगल ग्रह पे बर्फ़ है। क्या है, मंगल ग्रह पे बर्फ़ स्थित है। अब बर्फ़ स्थित है इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पे पानी भी स्थित होगा, बर्फ़ है तो पानी भी स्थित हो सकता है। तो इससे बहुत बड़ी ज़्यादा उपलब्धि हमें प्राप्त हुई कि मार्स जो है मंगल ग्रह है उस पर क्या पाई जाती है, बर्फ़ पाई जाती है। और क्वेश्चन क्या आएगा आप लोगों के सामने कि किस उपग्रह से, किस सैटेलाइट से ये पता चला कि मंगल ग्रह पे बर्फ़ उपस्थित है। तो उसका नाम क्या है, मार्स ओडिसी, ओडिसी नाम का उसका सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, अपने को याद रह जाएगा, अपना भी एक उड़ीसा नामक एक राज्य है, तो उससे क्या पता चला कि मार्स ओडिसी नामक उपग्रह से बर्फ़ होने का पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक मिशन चलाया था नासा के द्वारा जिसका नाम था अपॉर्चुनिटी मिशन। क्या नाम था, अपॉर्चुनिटी मिशन। ये मंगल ग्रह पे चलाया गया एक मिशन था जो कि 2004 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नासा के द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया था। और ये 2019 तक इसने कार्य किया। 2019 में नासा का इससे संपर्क टूट गया। ठीक है, नासा का इससे संपर्क टूट गया और ये निष्क्रिय हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, कौन सा अपॉर्चुनिटी मिशन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मंगल ग्रह पे सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाला मिशन है ये। कौन सा मिशन, अपॉर्चुनिटी मिशन, मंगल ग्रह पे सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाला है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताइए मंगल ग्रह पे सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाले मिशन का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, अपॉर्चुनिटी मिशन है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मिशन आता है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है नासा का। इसके द्वारा, इसको कब लॉन्च किया गया, 2011 में इसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, और ये 2012 में पहुंच गया, 2012 में मार्स पे पहुंच गया, मंगल ग्रह पे पहुंच गया। इसके द्वारा मंगल ग्रह पे एक लैब का निर्माण किया गया है। लैब का निर्माण क्यों किया गया कि आगे भविष्य में कोई वैज्ञानिक अगर वहाँ पे जाते हैं मंगल ग्रह पे और उनको वहाँ पे रुकना है, शोध करना है, तो किस पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे भैया, कोई एक रूम तो चाहिए ना। तो वो जो लैब का निर्माण जो किया है ना दोस्तों, इसीलिए क्या है कि अगर भविष्य में जब कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट उस पर जाते हैं तो उस पर अध्ययन करने के लिए उनको एक स्थान की ज़रूरत होगी, एक लैब की ज़रूरत होगी। तो इस मिशन के द्वारा उस लैब का निर्माण कर दिया गया। तो उसका नाम क्या है, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। ठीक है, याद रखना, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर कब लॉन्च किया गया था, 2011 में। कब पहुंचा, 2012 में पहुंचा। किसके द्वारा चलाया गया था, नासा के द्वारा मार्स क्यूरियोसिटी रोवर सेंड किया गया है, भेजा गया है। अगला आता है परसिवेरेंस। क्या आता है, परसिवेरेंस नामक एक मिशन लॉन्च किया था नासा के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी अभी का मिशन है। इसको कब लॉन्च किया गया, 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च कर दिया गया। कितनी तारीख को, 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च कर दिया गया और ये फरवरी 2021 में जाके मंगल पे पहुंच गया। ठीक है, 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया और फरवरी 2021 में जाके पहुंच गया। और किस स्थान पे पहुंचा, मंगल के किस स्थान पे पहुंचा, तो जेजेरा नामक स्थान पे पहुंचा। किस स्थान पे पहुंचा, जेजेरा नामक स्थान पे पहुंच गया। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि परसिवेरेंस जो है उपग्रह जो लॉन्च किया है नासा के द्वारा, वो मंगल के किस स्थान पे जाके पहुंचा, तो उस स्थान का नाम है जेजेरा। अभी ये स्थान का नाम किसने दिया, मनुष्यों ने दिया है, लेकिन अलग अलग जगह का अलग अलग नाम दे दिया है, तो उस हिसाब से नाम पूछ लिया जाता है। तो जेजेरा नामक स्थान पर परसिवेरेंस पहुंचा है।
क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि परसिवियरेंस क्या है। तो परसिवियरेंस क्या है? एक मंगल मिशन है, मार्स पे भेजा जाने वाला एक सैटेलाइट है जो किसके द्वारा भेजा गया? नासा के द्वारा भेजा गया। अगला क्वेश्चन, जर्नी टू मार्स मिशन, यह जो है मिशन किसके द्वारा चलाया गया? तो जर्नी टू मार्स मिशन चलाया गया नासा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नासा के द्वारा जर्नी टू मार्स मिशन चलाया गया। इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम अगले 25 वर्षों में, नासा द्वारा कहा गया कि हम अगले 25 वर्षों में मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा देंगे, गांव बसा देंगे। इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नासा मंगल ग्रह को लेके। ठीक है, उनके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम उस पर बस्तियां बसा देंगे अगले 25 वर्षों, मतलब कि लगभग 2050 तक, है ना दोस्तों। तो जर्नी टू मार्स मिशन किसके द्वारा चलाया गया है? नासा के द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि अगले 25 वर्षों में हम लोग क्या करेंगे? मंगल पे बस्तियां बसा देंगे। किसके द्वारा? नासा के द्वारा कहा गया। किस मिशन के अंतर्गत? जर्नी टू मार्स मिशन के अंतर्गत। मंगल ग्रह पे कुछ अन्य देशों के द्वारा भी क्या है, कुछ उपग्रह भेजे गए हैं। जैसे कि भारत के द्वारा एक उपग्रह भेजा गया था जिसका नाम था मॉम या मंगलयान। नासा के द्वारा बहुत सारे उपग्रह भेजे गए। तो भैया चाइना कैसे पीछे रह सकता है? तो चाइना ने भी, चीन ने भी एक उपग्रह भेजा जो कि मंगल ग्रह पे भेजा, तियानवेन प्रथम। क्या नाम था इसका? तियानवेन। क्वेश्चन ये आएगा आपको कि तियानवेन किस देश का उपग्रह है? तो किसका है? चीन का है। और किस ग्रह के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया? तो मंगल ग्रह के लिए किया गया। चाइना का प्रथम मंगल मिशन है ये तियानवेन प्रथम, जो कि सफल हो चुका है। चाइना के द्वारा इसको जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था तथा 10 फरवरी 2021 को, कब? 10 फरवरी 2021 को ये सफलतापूर्वक कहाँ पे पहुँच गया? मंगल ग्रह पे पहुँच गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो सभी का है, मंगल पर जीवन की तलाश करना। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देश पढ़ते हैं जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, मतलब कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से इसको जाना जाता है। इसके द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया होप। क्या नाम रखा गया? होप रखा गया। किसके द्वारा चलाया गया? ये यूएई के द्वारा चलाया गया। और इस मिशन के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा कि हम एक उपग्रह भेजेंगे, हम एक सैटेलाइट भेजेंगे। और कहाँ पे भेजेंगे? हम मंगल ग्रह पे भेजेंगे। और मंगल ग्रह पे हम क्या करेंगे? जलवायु का अध्ययन करेंगे। मंगल ग्रह की जो जलवायु होती है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो किसके द्वारा भेजा गया? यूएई के द्वारा भेजा गया। क्या नाम रखा गया? होप रखा गया। किसका अध्ययन करेगा? वहाँ जाके वहाँ की जलवायु का अध्ययन करेगा। अच्छा, कब भेजा गया? यह भी जुलाई 2020 में भेजा गया था। वो कब पहुंच गया है? फरवरी 2021 में वहाँ जाके पहुंच गया। किसकी सहायता से भेजा गया? तो ये जापान की सहायता से भेजा गया दोस्तों। तो यूएई एक अरब देश है। कैसा है? एक अरब देश है। तो अरब देशों के द्वारा मंगल ग्रह पे भेजा जाने वाला पहला उपग्रह है, पहला सैटेलाइट है। अब अरब देश क्या होते हैं सर? ऐसे देश जहाँ पे अरबी भाषा बोली जाती है, प्रयोग की जाती है पूरी तरह से, वो कहलाते हैं अरब देश। ऐसे बहुत सारे देश हैं, लगभग 20 से 22 देश अरब देशों की गिनती में आते हैं। जैसे कि अपना सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, इजिप्ट हो गया, जिसको हम मिस्र भी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्या कहलाते हैं? अरबी देश कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कौन सी भाषा का यूज़ किया जाता है? अरबी भाषा का यूज़ किया जाता है। चलो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया सब कुछ। यहाँ पे मंगल ग्रह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम कल जो अगली क्लास होगी उसमें हम सारे ग्रह कंप्लीट कर लेंगे। 4 ग्रह और बचे हैं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया। पृथ्वी को अभी हमने छोड़ दिया है क्योंकि पृथ्वी को हमें बड़े डिटेल से पढ़ना है। तो 3 हो गए, 5 बचे हैं जिसमें से पृथ्वी को हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। तो अभी 4 कौन कर? बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि, ये 4 बचे हैं। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वो सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, चलो आप लोगों को अगर ये क्लास बिल्कुल पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा इस क्लास को। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।